हाँ तो भाई लोग, चलो हम लोग आज शुरू करते हैं पहला केस स्टडी डाइजेस्ट से, जो है केस स्टडी नंबर 7। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, बस प्रैक्टिस पे ध्यान होगा। प्रेजेंटेशन अगर आपको देखना है तो प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उससे आप उसको रेफर कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन हमें प्रैक्टिस में प्रेजेंटेशन बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। प्रेजेंटेशन के लिए आप कुछ क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लीजिए, एनफ है, मोर देन एनफ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 7। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, पहले केस स्टडी से तो शुरू ही नहीं करना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बस 2 ही क्वेश्चंस पूछा गया है। एक, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ईश्वर फॉर असेसमेंट ईयर 2021, और कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एंड टैक्स लायबिलिटीज़ ऑफ एम.एस. राधा श्रीनिवास एंड डिटरमाइन द फॉरिजन टैक्स क्रेडिट। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बोल रहा है मिस्टर ईश्वर का, और टोटल इनकम निकालना है, मिस राधा का टोटल इनकम निकालना है, और उसका फॉरिजन टैक्स क्रेडिट कितना आ रहा है वो निकालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम ऑफ राधा और टैक्स क्रेडिट, बस इतना ध्यान में रखना है। बस इतना ध्यान में रख के और शुरू करना है केस स्टडी। बस ये ध्यान में रखना है कि जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा अगर मुझे कुछ केस स्टडी में दिखता है तो उससे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पूछा गया होगा जो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुक्स आपको स्टडी मटेरियल इतना हेल्प करेगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, उसको ढूंढने में आपको हेल्प करेगा, इससे ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करेगा वो आपके एग्ज़ाम में। वो भी आपको पता चल जाएगा, ये केस स्टडी अटैम्प्ट करते ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Mr. Ishwar is an Indian citizen, age 55 years, carries on the business of the trading and gaming in garments in India. He has also set up a branch office in country X and country Y for trading in garments in those countries. He visits country X and country Y frequently. अच्छा, office business. During previous year 19-20, he made 3 visits of country X from इतना 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 डेट हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब, और थ्राइस फ्रॉम इतना हो गया। ठीक है, बस ऐसे आपको नज़र मारते जाना है, बहुत ज़्यादा डीप रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अभी पहली बार में। द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज स्टेज इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई द पास्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स का दिया हुआ है कि 10 ईयर में कैसे कैसे उसने किस किस कंट्री में स्टे किया है। ही हैज़ नॉट विजिटेड एनी अदर कंट्री फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, कोई किसी और कंट्री में उसने विजिट नहीं किया है लास्ट 10 साल तक। ही हैज़ पैसन ऑफ राइटिंग एंड has written 2 literary book from which he earns royalty income in country X। ठीक है, उसे royalty income भी आता है। he has purchased agricultural land in country X। in country Y he has purchased a house which has let out। ठीक है, country Y में हाउस भी परचेज किया है जो कि let out कर दिया। he has invested in shares of a company incorporated in country Y। the following are the particulars of income earned by him in India, country X, country Y द प्रीवियस ईयर 1920। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे मिस्टर ईश्वर का ये टोटल इनकम दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ से इंडिया में उसने कितने इनकम अर्न की है, कंट्री एक्स में कितने इनकम अर्न की है, कंट्री वाई में कितने इनकम अर्न की है। ठीक है, तो ये मिस्टर ईश्वर का दिया हुआ है टोटल इनकम। लेकिन मुझे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है मिस राधा का, मिस राधा श्रीनिवासन का टोटल इनकम निकालना है। मुझे तुरंत यहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो ये क्या पूछा, बस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, बस ये वाला पूछा गया है कि रेजिडेंशियल स्टेटस आप दिखाइए मिस्टर ईश्वर का। ठीक है, और उसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। तो हमें तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ से अगर नहीं पूछा गया है तो कहीं पे तो पूछा गया होगा, तो कहाँ पूछा गया होगा, तो हम तुरंत आएंगे ऑब्जेक्टिव पे। द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ईश्वर,
फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। देखिए तो अब आपको ये काम में आ जाएगा, टोटल इनकम वो क्या होगा। तो आपको तभी के तभी यहीं पे सॉल्व कर लेना है इसको, टोटल इनकम निकाल लेना है बी के बी। अभी आपने निकाल लिया इसका टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम निकाल लिया, बस ये पूरा का पूरा पैरा ख़त्म हो गया। इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है, ये मोस्टली अब नहीं आएगा काम में। कभी कभी आ भी जाता है, वो बाद में देखेंगे, लेकिन दिमाग में रखना है आपको कि ये अब काम में नहीं आएगा कुछ। तो ये पूरा का पूरा पैरा ख़त्म हो गया। फॉर द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटिंग डिटरमाइनिंग, अच्छा 91 का रिबेट भी निकालना है मुझे, डब्ल्यू टैक्स इनकम मिस्टर ईश्वर का। मिस्टर ईश्वर का जो आपने ये इनकम निकाला, उसी से आपको इसका रिबेट भी कैलकुलेट करना है। उसे रिबेट 91 सेक्शन में कितना मिलेगा। सेक्शन 91 में अगर ये होता है ना कि कोई किसी कंट्री के साथ अगर हमारा DTAA नहीं है, तो सेक्शन 91 एज पर इनकम टैक्स एक्ट हम उसमें रिबेट ले सकते हैं। जो हमने फॉरिजन टैक्स क्रेडिट, फॉरिजन टैक्स हमने पे किया है और इंडिया में जो डब्ल्यू टैक्स हुआ है, उन दोनों में से लोअर जो होता है उसका हम रिबेट ले सकते हैं। तो वो रिबेट हमें निकालना है यहाँ पे। तो दो देख लिया आपने कि दो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि केस स्टडी से रिलेट कर रहे हैं। और फिर और आगे बढ़ते हैं। द रिबेट अंडर सेक्शन 91 अवेलेबल टू मिस्टर ईश्वर। और हाँ, ये हो गया रिबेट वाला, ये हो गया, इतना हो गया। और फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 द डब्ल्यू टैक्सड इनकम। अच्छा, डब्ल्यू टैक्सड इनकम यहाँ पे पूछ रहा है, तो वो डब्ल्यू टैक्सड इनकम आपको निकालना है कि कंट्री एक्स में कितना है, कंट्री वाई में कितना है। 3 क्वेश्चंस तो आपको बस यहाँ से ही मिल गए, इतने से ही मिल गए 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के। और आगे चलिए, पहले तो आगे ये पढ़ते हैं। मिस्टर ईश्वर से यंगर ब्रदर मिस्टर करण, एज 48 ईयर्स, अर्न्स इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कंट्री जेड। ठीक है। मिस्टर ईश्वर्स एल्डर सिस्टर मिस राधा श्रीनिवासन, एज 68 ईयर, ये 61 ईयर, ये ध्यान में रखना है आपको क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन में काम आएगा। इज मैरिड एंड सेटल्ड, मैरिड एंड, ये 61 ईयर ध्यान में रखना है। मैरिड एंड सेटल्ड इन कोलकाता। शी इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर एंड कंपोजर हु गिव्स concerts in India and country in W. She visit country W every year during the musical season, October particular mega music concert and held for the rest of the year. So she gives concert in India. She earns 10 lakhs from concert held in India. अच्छा, इंडिया से इसने 10 लाख रुपया अर्न किया। एंड CWD इतना फ्रॉम कंसर्ट हेल्ड इन कंट्री डब्ल्यू। अच्छा, कंट्री डब्ल्यू से इतना अर्न किया। टैक्स डिडक्टेड इन कंट्री डब्ल्यू इन अक्टूबर 2019। अच्छा, अक्टूबर में टैक्स डिडक्ट हो गया था ये जो इनकम अर्न किया था। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्नड बाय हर इन दैट कंट्री। अच्छा, 2500 रुपये, 2500 CWD। शी अर्न्स इनकम ऑफ 10,000 CUD by way of royalty in respect of copyright of her musical composition in country U। अच्छा, country U में इतना अर्न किया था। The royalty is paid to her every year on 25th March after deduction of tax 10%। ठीक है। इन इंडिया she has interest income। अच्छा, इंडिया में इंटरेस्ट इनकम 4 लाख है फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट। अच्छा, इन हर नेम एंड 25,000 इन सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट 4 लाख है और 25,000 सेविंग बैंक अकाउंट से है। शी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करती है 27,000 इंश्योर हर हेल्थ एंड 30,000 टू इंश्योर हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड। तो 27,000 और 30,000 मैक्सिमम ये है, ये सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम 50,000 ही अलाउड होगा, 50,000 अलाउड होगा यहाँ पे मैक्सिमम टू इंश्योर हेल्थ ऑफ हर हस्बैंड। रेजिडेंस एज ऑफ 64 ईयर्स। शी डिपॉजिट 1.5 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, ये 1.5 लाख 80C में अलाउ हो जाएगा। एंड 3 lakhs इन 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हर सन। 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट इन द नेम ऑफ हर सन, ये अलाउ नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट अपने नाम पे जो होता है वो अलाउ होता है, ये सन के नाम पे अलाउ नहीं होगा। मिस्टर रमेश। द कन्वर्जन रेट ये दिया हुआ है। बेस्ड आपको एजम्पशन लेना है कि ये नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कंट्री डब्ल्यू एक्स एंड वाई के साथ कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद कंट्री जेड OECD मॉडल है उसके साथ, और कंट्री यू के साथ UN मॉडल है। इंडिया फॉलो क्रेडिट मेथड फॉर प्रोवाइडिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ। ठीक है। ये तो हो गया। अब 2 ऑब्जेक्टिव भी बचा था, वो भी देख ही लेते हैं। चलो, एज पर द इंडिया कंट्री जेड DTAA एंड इंडिया कंट्री यू DTAA रॉयल्टी if any arising to the Karan and Radha in country Z, country U respectively would be taxable।
ये कंट्री जेड और कंट्री यू का DTAA आपको देखना है। DTAA कंट्री जेड के साथ क्या था, कंट्री जेड के साथ OECD मॉडल है, तो ये आपको इसके लिए बुक रेफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बुक काम आएगा, यहाँ पे बुक काम आएगा। अगर आपको याद नहीं है OECD मॉडल का तो वहाँ पे जाइए और देख के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए बस बुक रेफ़र करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसके लिए भी बुक रेफ़र करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट एज पर द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री यू, पर्टिकुलर इनकम अर्नड बाय Miss Radha Srinivasan in country U may be taxed in country U while computing the total income under section इतना। इसके लिए भी आपको बुक रेफ़र करना पड़ सकता है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आपको DTAA अगर आपने ये अगर OECD मॉडल का जो भी मॉडल है और वो सब आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा हुआ है, इसके लिए बुक रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, लेट अस सपोज दैट एज पर DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री यू अ पर्टिकुलर इनकम अर्न बाय राधा श्रीनिवासन इन कंट्री यू मे बी टैक्स इन कंट्री यू वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम अंडर इनकम टैक्स 1961। The said income should be taken into account. Thereafter, deduction is to be allowed from the tax payable in India on her total income. ये तो आपने उसमें देख ही लिया था क्रेडिट मेथड में क्या होता है, तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें वैसे बुक तो रेफ़र नहीं करना चाहिए, तो पता होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको करना पड़ सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में। और तो अब चलिए अब हम लोग देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन जो था। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन होता क्या है हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। ये वाला कॉन्सेप्ट है, बुक में बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा, रूल 115। इसमें एक्सचेंज रेट फॉर कन्वर्जन इनटू रुपी ऑफ इनकम एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट आपको क्या लेना है, कब का लेना है, ये आपको दिया हुआ है इसमें, इस वाले कॉन्सेप्ट में। तो इसमें देखिए क्या लेना है, लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ, जिस मंथ में आपको मिला, मान लीजिए अक्टूबर में आपको कुछ मिलता है, सैलरी कुछ मिलता है, पीजीपीपी का इनकम होता है, मान लीजिए शिप से पीजीपीपी का इनकम होता है या सैलरी मिलती है, सैलरी अक्टूबर की अगर आपको मिलती है तो उसका आपको कन्वर्जन रेट क्या लेना है, कन्वर्जन रेट अक्टूबर के पहले वाला प्रीसीडिंग द मंथ का लेना है, सितंबर मंथ का लेना है आपको कन्वर्जन रेट। सितंबर एंड में जो रेट रहेगा वो कन्वर्जन रेट लेना है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ के देख सकते हैं। वैसे मैं आपको समरी बता देता हूँ कि लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ, इस तरह से समरी आपको लिखते रहना है सब जगह। जैसे यहीं पे केस स्टडी है, केस स्टडी के पास ही कहीं पे लिख लिया तो वो बार बार नज़र जाएगा ना, तो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको केस स्टडी में भी कहीं आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी कहीं पूछ सकता है। हम लोग के एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछा गया था। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ, इसमें क्या क्या आएगा, पिछले महीने का क्या करना है, पीजीबीपी का इनकम है अगर शिप से, डिविडेंट इनकम है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, सैलरी है, कैपिटल गुड्स है और टीडीएस है। टीडीएस वगैरह अगर कुछ डिडक्ट हुआ है तो उसमें लास्ट डे ऑफ द मंथ लेना है, प्रीसीडिंग द मंथ। और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्या लेना है, प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च लेना होगा। इसमें हाउस प्रॉपर्टी में लेना है, पीजीबीपी में लेना है, अदर देन शिप का जो बिज़नेस है, और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बस आप ये वाला याद रखिए, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इसमें लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लेना है, बाकी सब में लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ लेना है। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। बस इसको रट्टा मार लिया हो गया। अब हम लोग करते हैं, पहले तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ईश्वर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए हमें क्या देखना होता है कि अगर कोई पर्सन है वो 182 डेज़ और मोर रहता है वो अगर इंडिया में, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस, तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, ये तो पता ही होगा। या तो और फिर अगर हैविंग विद इन 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, वो इंडिया में रहता है फॉर 365 डेज़ एंड इन द प्रीवियस ईयर 60 डेज़। 4 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर में अगर वो 365 डेज़ रहता है और प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ रहता है तो वो भी रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट होने के बाद हम क्या देखेंगे, वो रेजिडेंट
ROR है या नहीं। इसके लिए ROR कब होगा, जब रेजिडेंट 2 और मोर प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अच्छा, 10 साल में प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो 2 साल में वो रेजिडेंट होता है, और टोटल स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 730 डेज और मोर होता है, तो वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। तो चलिए हम अब इसको चेक करते हैं। कंट्री, बस हमें आपको ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पे बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं देंगे। प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, बस इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन फॉलो करिए, बेस्ट है वो। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो उतना बहुत जल्दी सब कुछ प्रैक्टिस करना होगा कि जल्दी रिवीजन होते जाए हमारा, तो ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे। तो वो क्या कर रहा है, 13 डेज़। अगर आप लोग को एक बचपन में नहीं पढ़ा तो छोटा सा ट्रिक बता दूँ, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको मंथ का कैलकुलेशन कैसे करना है कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। यह उंगली है, उंगली, इसके ऊपर जितने भी आएंगे वो 31 डेज, और नीचे जितने भी आएंगे वो 30 डेज़। 1 फरवरी को छोड़ के जो कि 28 होता है, और लीप ईयर में 29 होता है। तो ये हो गया जनवरी, तो ये 31 डेज़। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे कैलकुलेट करना है, तो आपको फटाफट एग्ज़ाम में कैलकुलेट होगा। हाँ, तो चलिए हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। ही मेड 3 विजिट ऑफ कंट्री एक्स में देखते हैं क्या है 3 विजिट। 13 मई से किया है 13 जून तक, 13 मई। यहाँ पे बोथ डेज इंक्लूड होगा, यहाँ पे बोथ डेज इंक्लूड होगा, आपको ध्यान में रखना है, बोथ डेज इंक्लूड होगा। एक शिप वाले बिजनेस में जो होता है उसमें बस नहीं होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे बोथ डेज इंक्लूड होगा। ये हमेशा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देख लिखा हुआ है इंक्लूड बोथ डेज, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो 13 मई, 31 डेज़ का होता है, 31 में से 12 चला गया तो 19 डेज़ हो गया। 19 डेज़ ये हो गया। 19 डेज़ इसका हो गया मई का, और जून का 13 डेज़ प्लस 13, ये 32 डेज़ हो गया। 32 डेज़ तो ये हो गया। फिर 18 अगस्त से 5 अक्टूबर तक, अगस्त 31 डेज़ माइनस 17 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 49 डेज़ प्लस 49 डेज़ ये हो गया। और फिर 17 जनवरी से 4 फरवरी तक, 17 जनवरी 31 माइनस 16 हो गया 15, और फरवरी 4, 19 हो गया। टोटल डेज़ कितना हो गया, 19, 49, 32, 100 डेज़ हो गया टोटल। कंट्री वाई में देखते हैं, कंट्री वाई में क्या है। कंट्री वाई में इसी तरह से सेम तरीके से कैलकुलेट करना है फटाफट। इसमें टोटल हो रहा है कंट्री वाई में 80 डेज़ हो रहा है, टोटल 80 डेज़ हो रहा है। टोटल कितना हो गया, 365 माइनस 100 माइनस 80, 365 माइनस 100 माइनस 80, 185 डेज़ का स्टे है। इसका मतलब रेजिडेंट है, क्योंकि 185 डेज़ का स्टे है, मोर देन 182 डेज़, ठीक है। अब हमें देखना है कि वो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें लिखने भी हैं, जैसे हम डीटी में लिखते हैं ना, नोट्स देते हैं, डीटी में लिख के नोट्स देते हैं, जैसे हम लोग कि रेजिडेंट कब होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, ROR कब होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऐसे बना के, जैसे पहले ड्रॉ कंक्लूजन दे के उसके बाद नोट्स देने हैं, जैसे हम लोग डीटी में देते हैं। सेम टाइप से आपको सेम अपने लैंग्वेज में नोट्स देने हैं, कहीं बुक देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अटैम्प्ट हो ही नहीं पाएगा सारा क्वेश्चन। अब या तो ट्राई करके देख सकते हैं, आपको सेम अपने लैंग्वेज में देना है आंसर। अब लास्ट 7 ईयर का हमें देखना है, लास्ट
18 1 2 3 4 5 6 7 7 साल का यहाँ तक का देखना है। टोटल स्टे कितना है, अब इसमें इसको ऐड करके ऐसे 18 19 प्रीवियस ईयर 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 अरे यार गलत हो गया, मैं आगे आगे ले जा रहा हूँ सर, फिर से करते हैं। 18 19 हो गया, फिर 17 18 हो गया, 16 17 हो गया, 15 16 हो गया, 14 15 हो गया, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। 365 माइनस 97 माइनस 78 ये हो गया। उसमें 365 माइनस 95 माइनस 85 डेज ये हो गया। 365 माइनस 98 माइनस 82 ये हो गया। 15 16 ये लीप ईयर आ जाएगा, जिसमें 366 माइनस 100 माइनस 80 ये 365 माइनस 103 माइनस 75 365 माइनस 110 एंड 70 365 माइनस 120 माइनस 60 कितने डेज आ रहे हैं देखते हैं। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। 365 माइनस 97 माइनस 78 190 डेज। 365 माइनस 95 85 95 85 185 डेज। 365 माइनस 98 माइनस 82 185 डेज। 366 माइनस 100 माइनस 80 186 डेज। 365 माइनस 103 माइनस 75 187 डेज। और 365 माइनस 110 माइनस 70 180। आप लोग भी मेरे साथ साथ बस करते जाएंगे, कहीं रुकना नहीं, आप लोग को भी कैलकुलेट करते जाना है, देखते जाना है। 365 माइनस 120 माइनस 60 185 टोटल आ जाता है 1303 डेज। मतलब 730 डेज रहना चाहिए, इतना रह रहा है। मतलब रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो कंक्लूड हो गया। अब आपको ये सब प्रेजेंट अच्छे से करना है, ऊपर से नोट्स देने हैं सबके।